विंटर्स। तो ये देखें जी, मार्च का एंड है और मौसम चेक करें, 0 डिग्री टेम्परेचर है, 2-2 फुट कल दोबारा स्नो पड़ी है। पार्क स्पेसिफिक एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है, आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पे आए तो भी आपको एजुकेशन की बहुत अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल रोमांटिक्स विद शाहिद। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त एपिसोड है, तो आपने इसको लाजमी पूरे व्लॉग को देखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कनाडा आप आने का सोच रहे हैं, आपकी इमिग्रेशन हो गई है या आपने अप्लाई करना है, आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो मैं आई विल स्ट्रेट गेट इनटू द कंटेंट कि आपने 10 थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और जो कि मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूं, तो मैं आपको मॉन्ट्रियल के बारे में बताता हूं। ये देखें कितना खूबसूरत मेरे पीछे ज़बरदस्त स्काईलाइन है मॉन्ट्रियल की, खूबसूरत मॉन्ट्रियल सिटी है, बीच में लॉरेंस रिवर है। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉन्ट्रियल से स्पेसिफिक जो एक चीज़ है, क्योंकि ये क्वेबेक प्रोविंस का पार्ट है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। जी हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो फ्रेंच लैंग्वेज आपको लाजमी आनी चाहिए मॉन्ट्रियल आने के लिए। और फ्रेंच लैंग्वेज आप अगर आने से पहले सीखना स्टार्ट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन इधर आके भी आपको मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अगर बताऊं, तो आप यहाँ आके भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के प्रोग्राम से करवा सकते हैं, आप फ्री में भी फ्रेंच सीख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको आ जाए तो आपको यहाँ पे डेली लाइफ में और उसके अलावा जॉब्स के लिए, विच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट कि जॉब मार्केट। तो फ्रेंच अगर आप सीख लेंगे तो आप जॉब मार्केट के लिए यहाँ पे बहुत एलिजिबल हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। तो जॉब्स जो है वो, जॉब्स के हवाले से अगर बात करें तो जॉब्स में ये है कि आपको कनाडा का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एज ए न्यू कमर आ रहे हो तो आपका कनाडा का एक्सपीरियंस तो नहीं होता। लेकिन ये है कि इधर आके आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स वगैरह और उस तरह की चीज़ों से। लेकिन उसमें अगर आपको फ्रेंच आती हो और अगर आपने जो है वो कुछ इस तरह की रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कर ली हो, तो वो आपको फिर यहाँ पे सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल ही रिलेटेड, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं कि फ्रेंच लैंग्वेज और उसके बाद यहाँ की जॉब मार्केट के लिए ख़ुद को अगर आपने रेडी करना है। और पहली जॉब आपको फ़ौरन, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप, उसमें यह है कि रिक्रूटर्स और उस तरह की चीज़ें, रिक्रूटर्स के साथ भी आपको पहले से कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर लेना चाहिए। रिक्रूटर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लिंक्डइन पे, Indeed.com पे, उस तरह की वेबसाइट से, तो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट्स करें और जॉब मार्केट के लिए आप ख़ुद को रेडी करें। तो जॉब्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है वो आप रिक्रूटर्स वगैरह से कांटेक्ट करें और शुरू की जॉब आपको जो है वो फ़ौरन भी मिल सकती है। फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 1 to 2 months टू इट कैन टेक अप टू 5-6 months। तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। और जैसे ये डाउनटाउन के एरियाज़ में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये सारी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स ये भरी हुई है मुख्तलिफ़ फील्ड्स की, और मुख्तलिफ़ यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़, कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स वगैरह ये सारी। तो इधर भी आपकी जॉब हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है, सिटी के सबर्ब्स में भी और दूसरे एरियाज़ में भी हो सकती है। और डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जॉब कहाँ पे है, तो आप रिहाइश भी उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो बस डाउनटाउन की यहाँ पे इस तरह बिज़ी लाइफ होती है। तो अगर आपकी जॉब यहाँ पे और आप कहीं और रहते हैं, तो आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके हवाले से भी मैं बताता हूँ, और आपको अकोमोडेशन और इन चीज़ों के बारे में भी अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। तो बात हो रही थी जॉब मार्केट की। तो हाँ, आपने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा आपको बता दूं कि यहाँ पे आप कम से कम आपने सोच के आना है कि आपने 3 to 6 months के रिज़र्व अपने पास पैसे लेके आने हैं, क्योंकि शुरू में आप जिस भी फील्ड के आप हों, रिगार्डलेस, डजेंट रियली मैटर, तो आपको 1-2 महीने में भी जॉब मिल सकती है, लेकिन 5 से 6 महीने भी आपको लग सकते हैं। तो आपके पास अगर थोड़ी सी सेविंग होगी, ताकि आपको शुरू में जो है वो बग़ैर नौकरी के आपने काम चलाना है, या बीच में लोग आके यहाँ पे कोई उबर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी, यहाँ पे सारे लोग सफ़ेद पोश लोग, हर तरह के लोग जो है वो टैक्सीज़ भी चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो उससे भी आप अपना
जो है वो कॉस्ट वगैरह, लिविंग कॉस्ट और सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पास थोड़े से रिजर्व लेंगे तो दैट विल बी बेस्ट। तो ये हो गई जी जॉब मार्केट रिलेटेड बात। तीसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिफेंट इन द रूम जिसको आप कह सकते हैं, विंटर्स। तो ये देखें जी, मार्च का एंड है और मौसम चेक करें, 0 डिग्री टेम्परेचर है, 2 फुट कल दोबारा स्नो पड़ी है। पार्क हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए आए थे, लेकिन फील लाइक तकरीबन -5 टेम्परेचर है। तो आपने मेंटली तैयार होकर आना है कि आप इसको, जिसको कुछ लोग टंजन या सरकास्टिकली कोल्ड हेल भी कहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एवरेज -5 -10 डिग्री। मॉन्ट्रियल की खासकर अगर बात करें, -25 -30 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। मार्च के एंड में भी आपको पार्क्स जो है वो इस तरह के मिलेंगे कि 2 फुट स्नो पड़ी हुई है और इस तरह का मौसम है। तो विंटर्स के लिए आपने तैयार होकर आना है ज़हनी तौर पे, और आपने जो है वो मोटी मोटी जैकेट्स और उस तरह की चीज़ों का आपने बंदोबस्त करना है ताकि आप तैयार हो। अगर आप गर्म इलाकों से, गर्म कंट्रीज से आ रहे हों, तो विंटर्स के लिए ज़हनी तौर पे आपने ख़ुद को तैयार करना है। तो ये है जी विंटर। तो वेदर की बात अगर हम करें, वेदर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि विंटर इट विल सर्टनली बी अ सरप्राइज़ फॉर यू। तो देखें, आज जो है वो तकरीबन आई थिंक 5 अप्रैल की डेट है, लेकिन ये देखें स्केटिंग रिंक्स यहाँ पे अभी बने हुए हैं और 2 दिन पहले भी थोड़ी सी स्नो पड़ी है। और लोग जो है वो अप्रैल में, जबकि पूरी दुनिया में हर तरफ जो है वो फूल ज़बरदस्त किस्म के जो है वो स्प्रिंग के और इसके फूल हर तरफ खिल रहे हैं, बेहतरीन किस्म का स्प्रिंग है, बहार है। लेकिन यहाँ पे जो है वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं और विंटर की एक्टिविटीज़ अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ कनाडा, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। तो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं मॉन्ट्रियल में रहने का, कनाडा इन जनरल, लेकिन सिर्फ मॉन्ट्रियल इन स्पेसिफिक, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है, आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पे आए तो भी आपको एजुकेशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे जो है वो फ्री स्कूलिंग होती है, ग्रेड 12 तक, हाई स्कूल तक फ्री स्कूलिंग होती है। तो उसकी आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इवन बच्चों के लिए तो फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह की भी ऐसा कोई वो नहीं होती, उनको फ्रेंच स्कूल्स में एडमिशन वगैरह मिल जाता है, लेकिन पेरेंट्स को ज़ाहिर है उस हिसाब से फ़्रेंच कोर्सेज़ में इनरोल करवाना पड़ता है। लेकिन बच्चे जो है वो फ़्रेंच भी सीख लेते हैं अपनी स्कूलिंग के साथ साथ। तो स्कूलिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और दुनिया में अगर इसका आप कंपैरिजन करें तो ज़ाहिर बीइंग नंबर 1 यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, ठीक है, तो उसमें कनाडा का शुमार होता है। तो आपको एजुकेशन बहुत अच्छी बेहतरीन मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटी, तो इस वक्त ये मैं फिर रहा हूँ, मैकगिल यूनिवर्सिटी है मेरे पीछे। मैकगिल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कनाडा में तो आई थिंक टॉप 3 में या टॉप 5 में इसका शुमार होता है, लेकिन पूरी दुनिया में भी ये जो है वो टॉप 20 या टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो अगर आप जो है वो एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या इवन एज पेरेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपने ख़ुद को अगर अपग्रेड करवाना है, ब्रिज कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, तो अपनी फील्ड में रिलेटेड आप उस तरह के कोई ब्रिज कोर्सेज़ वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं। तो वो अगर आप कर लें तो आप जो है वो यहाँ के मार्केट के लिए इवन मज़ीद इक्विप हो जाएंगे। तो एजुकेशन जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी और बेहतरीन आप
हासिल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, और ख़ुद को यहाँ की कैनेडियन मार्केट के लिए इक्विप कर सकते हैं भी अलॉन्ग साइड कि आप अगर पार्ट टाइम जो है वो साथ साथ शुरू में आके कोई ऊबर या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ख़ुद को मार्केट के लिए रेडी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ताकि विद इन 4, 5, 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर आप अपनी फील्ड के लिए भी रेडी हो जाएं और जो है वो आप अपनी फील्ड में ज़बरदस्त किस्म की एक जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकें और उसमें मज़ीद फिर आगे लॉन्ग टर्म आप प्रोग्रेस कर सकें। तो अगले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जिसको अगेन एलिफेंट इन द रूम बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कुछ हद तक आपकी चॉइस पे और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ पे है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आपको मॉन्ट्रियल के हवाले से बताएं, इसका मैं मज़ीद आगे जाके और भी व्लॉग्स में कंपैरिजन करूँगा दूसरे सिटीज़ के साथ भी, जैसे टोरंटो, ओटावा, इस तरह के और सिटीज़। लेकिन मॉन्ट्रियल की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन कि आप अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो अगर आपको एक कमरे वाला, एक बेडरूम वाला घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए डाउनटाउन एरिया में या जैसे इस तरह के बिजी एरियाज़ में, तो इट कैन बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 1200-1300 और इससे जो है वो आगे 1700-1800 इस रेंज में जा सकता है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको जो है वो इट कैन बी अप टू 2300-2400 मे बी 2500 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, लेकिन आपको 1700-1800 में भी मिल सकता है। और अगर आपने घर लेना है, कोई टाउन होम या फुल फ्लेज बड़ा घर बैकयार्ड के साथ और इस तरह का फुल घर, क्योंकि आपकी अगर फैमिली है, आपके 2-3 बच्चे हैं, को बैकयार्ड वगैरह चाहिए, तो दैट कैन बी समथिंग फ्रॉम $2000 अप टू मे बी 2700-2800। उसमें आपको काफ़ी मुनासिब घर मिल जाएगा। तो विच इज़ एटलीस्ट आई वुड से 30% या अप टू 40% लेसर एज कम्पेयर टू other bigger cities like Toronto या even to some extent Vancouver। तो बस ये है इसमें। और ये देखें, अगर आप डाउनटाउन वगैरह के एरिया में रहेंगे तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो जिसके साथ बैल्कनीज वगैरह भी होती है, इस तरह की बिल्डिंग्स में आपको फ्लैट मिलेगा। और अगर आप घर लेंगे तो वो फिर जो है वो थोड़ा सा मिड टाउन या अप टाउन के एरियाज़ में आपका घर होगा, जो कि नॉर्मली 20 to 30 मिनट्स में भी अप टू 45 मिनट्स कम्यूट आपकी होगी फिर सिटी आने में। लेकिन बाज़ औक़ात आपकी जॉब भी एज सच डाउनटाउन में या सिटी के अंदर नहीं होती, तो इट वुड मेक सेंस कि आप उस तरह के एरिया में रहें। तो आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी और उसमें यह कि देखना पड़ेगा कि आपकी जॉब वगैरह कहाँ पे है और आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। आप सिटी के अंदर रहना चाहते हैं, सिटी के बाहर रहने में जो है वो आप ओके हैं, और आपको मतलब कोई आपको थोड़ा सा जो है वो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो उन केसेस में जो है आप सिटी के बाहर भी रह सकते हैं। तो बस वो 3-4 फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट आप इवेल्युएट कर लेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने कहाँ पे आके रहना है इनिशियली, और रेंट पे जो है वो आपने कोई चीज़ लेनी है। और मॉर्गेज वगैरह की भी ऑप्शन होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसके लिए आपके पास थोड़ी सिग्निफिकेंट सेविंग होनी चाहिए, तो तभी आप आके डे 1 से जो है वो मॉर्गेज वगैरह इस तरह की कोई चीज़ कर सकेंगे। तो वो नॉर्मली जब लोग आके थोड़ा सेट हो जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे किस सिटी में उन्होंने रहना है, तो फिर उसके बाद मॉर्गेज और इन चीज़ों में वो उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए डाउन पेमेंट और उस तरह की चीज़ें आपने अरेंज करनी होती है, तो वो बात की बात है। लेकिन शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आपने कहाँ पे अगर रहना है तो आपको कितने डॉलर्स पर मंथ रेंट का बंदोबस्त करना है, विच कैन बी डॉन्टिंग, बट स्टिल यू हैव टू arrange for it, or you have to keep this in under consideration before coming to Montreal. कॉस्ट ऑफ लिविंग में ग्रॉसरी की बात करें तो ग्रॉसरी में जो है वो आपको थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ता है। तो कॉस्ट को जैसे स्टोर या फिर वॉलमार्ट या मैक्सी स्टोर्स, वहाँ से आप ग्रॉसरीज बाय करें। सिंगल पर्सन $300 to $500 पर मंथ, और फैमिली के साथ अगर आप आएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट होगी, $1000 से $1500 तकरीबन पर मंथ। तो बस इन स्टोर से आप बाय करें। बाकी जो है वो फार्मेसीज़ या जो और महंगे स्टोर्स होते हैं उससे आप बाय ना करें। मंथली
या बाई वीकली प्लानिंग करके ग्रॉसरी बाई करें तो आपका ख़र्चा जो है वो मुनासिब रहेगा और कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो किसी को अगर बहुत ही सिवियर किस्म की इलनेसेस हो तो यहाँ आने से पहले थोड़ा सा जो है वो मेक श्योर कर लें, यहाँ के बारे में चेक कर लें। लेकिन अदरवाइज़ हेल्थ केयर सिस्टम तो फ्री है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है मॉन्ट्रियल वगैरह में जो है वो फैमिली डॉक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा साल वेट करना पड़ता है। फैमिली डॉक्टर आपको एट टाइम्स जो है वो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल भी नहीं मिलता। टोरंटो वगैरह में फिर भी आपको कुछ मंथ्स में जो है वो फैमिली डॉक्टर वगैरह मिल जाता है। इमरजेंसी में जो है वो अगर आपको जाना पड़ जाता है आप तभी जाएं कि खुदा न खास्ता रियल ही किस्म की इमरजेंसी हो, वरना अदरवाइज़ 10-12-15 घंटे एवरेज वेट टाइम होता है। तो गो के हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है और फ्री है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसमें डिलेज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे वेट टाइम्स होते हैं हर लिहाज से। टोरंटो और दूसरे जो बड़े सिटीज़ है उधर का हेल्थ केयर मतलब थोड़ा सा आप कह लें कि वेट टाइम के लिहाज से और फैमिली डॉक्टर्स और इन चीज़ों के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है। तो बस हेल्थ केयर का यहाँ पे ये चक्कर है। आप अगर पाकिस्तान, इंडिया उधर से आ रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको पता है कि आपके पास अगर पैसे हो तो आप जो है वो प्राइवेट जो है वो अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन चेकअप वो करवा दें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि कैश पे अगर आप चेक करवाएंगे एक अपॉइंटमेंट कैन कॉस्ट यू लाइक $300-400, और बाकी अगर अस्पताल और उसकी ट्रीटमेंट तो दैट कैन बी इवन मोर एक्सपेंसिव, वो तो आपको इट कैन कॉस्ट यू अ फॉर्चून। तो बस ये हेल्थ केयर का मैंने कहा थोड़ा सा हेल्थ केयर के बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। तो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम, जो कि रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी, तो सैलरीज और इनकम। तो जैसे कि आपको शायद अंदाज़ा और मैं आपको बताया भी है मुख्तलिफ वीडियोज़ में अपनी और इस वीडियो में भी कि मॉन्ट्रियल बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है। जैसा कि आप ये देख लें, मतलब पीछे मेरे जो है वो सेंट कैथरीन स्ट्रीट जो कि मोस्ट जो है वो हैपनिंग सिटी, और उसके अलावा जो है वो एजुकेशन और वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ज़बरदस्त, जैसे मेरे पीछे UCAM यूनिवर्सिटी का कैंपस और ये सारा। लेकिन बस अगर इनकम की और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, सैलरी जो है वो मॉन्ट्रियल में टोरंटो वगैरह के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। एवरेज सैलरीज यहाँ पे जो है वो 60-65,000 एज़ कम्पेयर टू टोरंटो जहाँ पे 80-90,000। बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के यहाँ पे जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना रेंट देते हैं और मॉर्गेज वगैरह में या इस तरह की चीज़ों में कितने पैसे स्पेंड करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके लिहाज से मॉन्ट्रियल मतलब काफ़ी बेहतर है कि अगर आपकी टेक होम सैलरी लेट्स से कि आपको $4-5 भी नेट ऑफ टैक्स मिले या इवन 3,500-4,000 भी मिले, लेकिन आपको रेंट थोड़ा कम पे करना पड़े, तो वो काफ़ी मतलब दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। उससे आपको काफ़ी आसानी मिलती है। टोरंटो में जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो चीज़ें उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इनकम टैक्स क्यूबेक में, मॉन्ट्रियल में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन प्रोविंसेस, और इवन यहाँ पे आपको डबल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। रेवेन्यू क्यूबेक जो कि क्यूबेक के प्रोविंस का टैक्स और उसके अलावा जो है वो फेडरल टैक्स, तो आपको डबल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, लेकिन उसमें यह है कि इनकम टैक्स रेट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। ओंटारियो का थोड़ा सा उससे कम है, और अल्बर्टा और उस साइड पे कुछ प्रोविंसेस है वहाँ पे तो बहुत ही कम है। मैं प्रोविंशियल कंपैरिजन भी आपको करके बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद जो है वो ओंटारियो, टोरंटो और अल्बर्टा उस साइड पे भी रहा हूँ, अब मॉन्ट्रियल में रह रहा हूँ, तो मतलब 3 प्रोविंसेस में तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा और वो भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो ये है कि बस सैलरीज अगर यहाँ पे बेशक थोड़ी कम भी हो, लेकिन वही बात कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा उसके मुकाबले में रीज़नेबल है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इनकम टैक्स का ज़्यादा होना भी इतना उसके लिए मैटर नहीं करता। तो ये जो है वो मॉन्ट्रियल के प्लस पॉइंट्स हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो मतलब किसी भी बड़े सिटी में जैसे टोरंटो हो, लेकिन मॉन्ट्रियल में भी उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और जैसा कि कह सकते हैं कि मतलब गाड़ी यहाँ पे एक नेसेसिटी नहीं है, उसको आप मतलब मे भी लग्जरी के तौर पे ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स आपको ज़रूरत भी फील हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें तो आपको नॉर्मली मतलब इंडिविजुअल टिकट्स करके भी आप
$4 से $5 की नॉर्मली एक राइड मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपकी कम्यूट अगर ज़्यादा है थोड़ी, तो आप कोई मतलब $125 से लेके $150 तक की आपको जो है वो मंथली पासेस मिल जाते हैं। तो उसमें ये है कि आप अनलिमिटेड ट्रैवल करें अपने वर्क प्लेस, और उसके अलावा मतलब जितना मर्ज़ी आप ट्रैवल करना चाहें, तो $125 से $150 के करीब आपकी वो वाली कॉस्ट होगी। तो ये बात हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। अगर गाड़ी आपने रखनी है, तो अगर छोटी गाड़ी, आप मुनासिब गाड़ी, सेडान वगैरह जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे कोई कैमरी की बात कर ले या उस टाइप की कोई भी गाड़ी, तो वो गाड़ी अगर आप रखना चाहें तो आपको जो है वो कैन बी एनीथिंग फ्राम $400-500 उसकी इंस्टॉलमेंट, किस्त वगैरह। और उसके अलावा इंश्योरेंस मॉन्ट्रियल में काफ़ी मुनासिब है टोरंटो वगैरह के मुकाबले में। तो इंश्योरेंस आपको जो है वो $125 से $150 तक या मैक्सिमम $200 तक, तो $400 से $600 या $700 पर मंथ में आपको गाड़ी प्लस इंश्योरेंस दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाती है। तो दैट इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और मेंटेनेंस वगैरह वो चीज़ें पर उसके अलावा आप उसमें हिसाब कर लें, तो मोस्टली जो है वो लोग टू बी इकनॉमिकल जापानीज़ गाड़ियाँ अगर यहाँ पे रख लेते हैं, तो वो फिर आपको इतना ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट उसकी नहीं पड़ती। और अगर आपको थोड़ी लग्जरी चाहिए तो फिर ज़ाहिर जर्मन गाड़ियाँ वगैरह और ये वो, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि फिर उस हिसाब से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो बस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको बताया कि $125 से $150, और गाड़ी अगर आपने रखनी है तो $600-700 या $800 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन विच कार, और बस आपके अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब होता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रेन सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। मेट्रो वगैरह, बसेस वगैरह का तो काफ़ी साफ़ सुथरी और बेहतरीन बसेस होती है और ट्रेन्स होती हैं, और इवन अबव ग्राउंड ट्रेन्स भी आपको टाइम्स मिल जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी अब जो है वो रैम जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल में स्टार्ट हुई है, तो वो भी बहुत अच्छी और सीनिक होती है, और मतलब ख़ूबसूरत और रीज़नेबल है, इकनॉमिकल है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी यहाँ पे यानी मुनासिब सिस्टम होता है। और दूसरे प्राइसेस के मुकाबले अगर बात करें तो आपको गाड़ियाँ वगैरह, इंश्योरेंस, वो चीज़ें भी थोड़ी सी रीज़नेबल पड़ती है। तो अनदर प्लस पॉइंट टू बी इन मॉन्ट्रियल। लेकिन ज़ाहिर है दूसरे सिटीज़ के फिर अपने जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स और वो चीज़ें होती है। और मतलब टोरंटो में फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और वो होती है। तो बस ये चीज़ है, हर जगह के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल उस हिसाब से काफ़ी मुनासिब। और वही बात के ट्रैफिक भी फिर उस लिहाज से मॉन्ट्रियल में थोड़ी सी मुनासिब होती है। और योर कम्यूट वन वे कैन बी एनीथिंग बिटवीन 30 मिनट्स to 1 hour एज कम्पेयर टू टोरंटो, कि अगर आप टोरंटो वगैरह में हो तो इट कैन बी मिनिमम आई थिंक 45 मिनट्स, 1 hour 50 मिनट से स्टार्ट होती है, और 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे भी आपकी वन वे कम्यूट हो जाती है। तो ये जी था आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो अगर आपके पास गाड़ी है, मैं आपको मेट्रो का भी दिखाऊंगा, कंपैरिजन भी करूंगा। पार्किंग्स यहाँ पे हर एक्सपेंसिव, मतलब हर जगह पे मिनिमम, जैसे यहाँ पे अभी हम आए हैं ये पार्क में, तो यहाँ पे 1 घंटे के तकरीबन $5 पार्किंग कॉस्ट है। बहुत सी जगह आप जाएँ तो तकरीबन इतनी ही आपको कॉस्ट पड़ती है। अगर आपने 10-12 घंटे के लिए कहीं गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको $20 से $25 फ्लैट रेट तकरीबन पड़ता है। मॉन्ट्रियल की मैं बात कर रहा हूँ। डाउनटाउन में आप जाएँ तो वहाँ पे भी 1 घंटा स्ट्रीट पार्किंग एक तो आपको मिलती भी नहीं है, मिले भी तो जो है वो उसकी भी $4-5 पर आवर, तकरीबन $4 से $4.5 कॉस्ट होती है। तो और उसका मैं आपको कंपैरिजन मेट्रो या ट्रेन सिस्टम के साथ भी करके दिखाऊंगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम इसकी बात करें तो कल्चरल शॉक के, यानी एज अ देसी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कितना बड़ा कल्चरल शॉक मिलता है, और यहाँ पे आप इजीली सेटल हो सकते हैं या नहीं, चाहे आप विद फैमिली हो, विदाउट फैमिली हो। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल में ये एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट, 4.5 मिलियन की आबादी है। यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एशियन कम्युनिटीज़, देसी कम्युनिटीज़, अरबिक और हर तरह की कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के इवेंट्स भी मिलते हैं, सारे लोग हर तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही इवेंटफुल और वाइब्रेंट सिटी है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको इनिशियल सेटलमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। ये इस वक्त भी मैं रू क्रेसेंट, यहाँ की सबसे मशहूर एक स्ट्रीट है जिस पर तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, हर यानी कल्चर से रिलेटेड, देसी भी और
चाइनीज़ भी और डिफरेंट कुजीन्स के रेस्टोरेंट्स हैं। तो और अगर मैं सामने वॉक कर रहा हूँ तो आपको सामने दिखाऊँ तो जो है वो आर्ट सेंटर और गैलरीज और इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प आउट करेंगी और आपको बिल्कुल भी ना डरने की और ना बोर होने की ज़रूरत है। और ये सिटी आपको बोर नहीं होने देगा बल्कि आपको सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। तो इस मामले में आपने जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। Chose the right deal, pulling something que c'est vraiment malade.